26 नवंबर को निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाने के पीछे आसिम मुनीर है। मैं आज फिर वादे कर रहा हूं कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह गिरोह पूरा निजाम हथिया चुका है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को ताकीद करता हूं कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तहरीक का मकसद इंसाफ का निजाम, कानून की बालादस्ती और आईन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर हमने सड़कों पर आवाज ना उठाई तो यह कब्जा ग्रुप पार्लिमानी पार्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देगा। मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना होगा। यह इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। जरा दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए, जो आखिरी पैराग्राफ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इमरान खान साहब के वहां शाया किया गया। हमारी जद्दोजहद हमारा हक है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% अवाम मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि धांधली का 90% अमल पोलिंग के बाद से लेकर नताइज के दरमियान हुआ है। मैंने 2 साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कोशिश की है। अगर 8 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो गेम वहीं खत्म हो जाती। आज भी कहता हूं, अगर इंतखाबात में शफाफियत चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निजाम लाया जाए। धांधली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जब सुनवाई हो रही थी केस की, तो तब यह बातचीत की है। यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो आदमी कितनी मजबूती से कहां खड़ा है। देखिए, एक बात आप सबको माननी पड़ेगी कि अगर अवामी दबाव इमरान खान साहब कायम करने में नाकाम रहे ना, तो ये वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसमें आसिम मुनीर साहब सरबराही कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब को 1000 साल तक बाहर नहीं आने देंगे। जितने इन्होंने इमरान खान साहब पे मुकदमे कर छोड़े हैं, वो 200-300 मुकदमे हैं। ये एक मुकदमे में 100 साल 2-2 3-3 साल भी सजा देंगे ना, तो इमरान खान साहब को 1000 साल अंदर रख सकते हैं, या 1000 साल की सजाएं ये करवा सकते हैं। जितने भी मुकदमे इमरान खान साहब के ऊपर किए गए हैं, 26वीं आईनी तरमीम से पहले मुझे भी और पाकिस्तानियों को भी कुछ उम्मीद थी इस निजाम के अंदर कि इंसाफ मिलने की सूरत में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब वो उम्मीद तो होगी 0-0। उम्मीद तो होगी खत्म कि इमरान खान साहब इंसाफ मिलने की सूरत में या अदालतों से इंसाफ मिलने में बाहर आएंगे। अब जब वो उम्मीद खत्म हो गई तो बाकी क्या रह गया? सिर्फ अवाम की ताकत। जब अवाम खड़ी होगी तब इमरान खान बाहर आएगा। जब अवाम एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालेगी और उनको उनकी आईनी हदूद के अंदर वापस धकेल देगी, तब इमरान खान बाहर आएगा और तब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क पाकिस्तानियों के सामने एक ही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग हैं, हल्का सा ऐसे करके झटका लगाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तानी फैसला करें और फैसला करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देंगे ना। एमक्यूएम को शिकवा किससे है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। नून लीग को आजकल वो गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपनी तबाही के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार कहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फिकार जी भुट्टो के कत्ल से लेकर बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, और आज तक वो ये कहती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया जो किया। बादशाह खान से लेकर आज तक एएनपी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सारे मसाइल का जिम्मेदार समझती है। ये सिर्फ मौलवियों की थोड़ी बहुत जमातें अगर आप बीच में से निकाल रहे हैं, तो बाकी सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। जितनी अवामी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में बड़ी, पीटीआई समेत, ये सारे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अंदर से तो इनके अंदर ये सोच है कि इन्होंने हमें तबाह किया, यहां तक पहुंचा दिया है। आज सियासतदान की पाकिस्तान में इज्जत कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इदारा है जो डंडे के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको अवाम एक दफा फैसला करे और इसको दीवार के साथ लगा के इसकी आईनी हुदूद में भेज दे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान चल जाएगा। फिर इमरान खान भी छूट जाएगा, वरना नहीं। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं अभी क्या हो रहा है। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मेरे सोर्स ने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक ये धड़ाधड़ उसके अंदर चीजें तब्दील कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात जो माजी में फौज के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहे, या एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त कहीं पे किसी जगह पे कोई नरम थी, तो वो पूरी गिरफ्त में लेने के लिए एक शिकंजा कसा जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से। जो एक कानूनी दिमाग है उन्हें बिठाया गया है। हुकूमत को इसकी अली बे का भी नहीं पता, ना नवाज शरीफ को पता है, ना जरदारी को पता है, ना बिलावल मरियम, कोई नहीं। शहबाज शरीफ तो वैसे ही नहीं बेचारा, ये इनको पता ही कुछ नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहां तैयार हो रहा है, और उस ड्राफ्ट के अंदर कौन सी नई चीजें शामिल हो रही हैं, कौन कौन से आइन और कानून की धज्जियां उसके अंदर उड़ा दी जाएंगी, कौन कौन सी चीजें तब्दील कर दी जाएंगी 27वीं आईनी तरमीम में, ये इनको कुछ पता नहीं है। इन्हें लाकर ड्राफ्ट दिया जाएगा और देखा जाएगा जनाब ये ड्राफ्ट है,
इसको आप 27वीं आईनी तरमीम में ये कर दें, पास करवा दें। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो मार्शल लॉ प्लस हो जाएगा इस मुल्क में। बल्कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये फील्ड मार्शल से इसको मंसूब करते हैं कि ये आसिम लॉ है पाकिस्तान में, ये कोई मार्शल लॉ भी नहीं है, ये उससे भी आगे मार्शल लॉ प्लस की कोई चीज है। अब नाजरीन, मईशत पर कुछ झूठ बोले गए हैं पाकिस्तान में, इसको जरा आज क्लियर कर देते हैं। मैं ये चीज आपके सामने रखने लगा हूं और ये आदादो शुमार जो है ये सरकारी है, लेकिन जो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ ना होने जा रहा है, देखिए पाकिस्तान जो है वो इसके दिवालिया होने की खबरें आई 2023 में, 2022 में ऐसा सच नहीं थी। 2023 में पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें ज्यादा आई जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ बन गए थे आसिम मुनीर साहब। तो फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें आई और ये खबरें सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि दिवालिया हो चुका है। पूरी इन्होंने कोशिश की कि ये दिवालियापन इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाद है, उसने मदद की और इनके अपने अंदर से गवाहियां आना शुरू हो गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कि इमरान खान के दौर में जो कौमी खजाने के अंदर पैसा पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान का पैसा था और वो पाकिस्तान के पास लगभग 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के अपने रिजर्व के अंदर पड़े हुए थे। और उस दौर में किसी किस्म का कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था, रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान आगे जा रहा था, रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट्स लगातार पाकिस्तान की बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सियाहत जो है उसके अंदर तरक्की हो रही थी और इमरान खान साहब दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे थे। पेट्रोल की और डॉलर की कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल थी और काफी कंट्रोल था। आलमी मंडी में बहुत महंगा हो गया था पेट्रोल, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये था वो दौर। फिर आसिम मुनीर साहब ने दावा किया जी 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा दिया। कहां गए वो लोग जो कहा करते थे जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? ये बातें की ना आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन ये तो ख्वाजा आसिफ आपका बॉस है, उसने ये बात की थी। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कौमी खजाने में पैसा पड़ा हुआ वो पैसा किसका है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताने जा रहा हूं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में डिफॉल्ट कर रहा था या अब कर रहा है। और ये अभी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एज पे खड़ा है। पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये पूरी सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सारे आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आदादो शुमार बताता हूं। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14.5 अरब डॉलर जून के आखिर तक थे। ये मैं आपको 2 हफ्ते पहले तक की ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये 14.5 अरब डॉलर थे। अब उससे कम होंगे या थोड़ा सा ऊपर होंगे, इसके आसपास ही होंगे। अच्छा जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के पास पैसे हैं ना, ये पाकिस्तान के अपने है ही नहीं। ये पैसे किसके हैं? जरा ये 14.5 अरब डॉलर है, जरा इनका हिसाब कर लेते हैं। सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर इसके अंदर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने रखवाए हुए हैं और इस पे सऊदी अरब 4% सूद हमसे वसूल कर रहा है। हर साल हम इस रकम को रोल ओवर करते जा रहे हैं जब से ये हुकूमत आई है। अपनी पार्टी के नजरियाती जो कारकुन है, इमरान खान के पुराने साथी, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा करते, देखते क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने साबित कदमी से मुसीबत में डाल दिया सारों को और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए? ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से। कि ना हमने 30 दिन बाद वहां से जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है। फर्क हुआ है सारे मुकदमे। यानी एक केस के ऊपर अभी ये इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने रखी है। उन्होंने कहा 9 मई की जो असल हकीकत है जरा सुन लें आप। सरगोदा के एक केस में 3 मुल्जिमान तारक, हमजा और जफरुल्लाह, इन पर एक जैसा इल्जाम था। तारक और हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया, जबकि जफरुल्लाह डट गया, उसने इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जफरुल्लाह के पास से जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरे से जाके बरामद की गई,
लेकिन तारक तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, तारक तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गया था, वो तो निकल गया था, लिहाजा तारक होगा बेगुनाह, हमजा भी होगा बेगुनाह, और वो बेचारा जो जफरुल्लाह है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा वो गुनाहगार हो गया, और बाकियों को कभी अदालत में बुलाया ही नहीं गया। ये है असल हकीकत। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसका केस खत्म, जबकि जिसने इनकार कर दिया उसे सजा दिलवाई जा रही है। यह है जनाब सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह का ये 9 मई के मुकदमे उलट गए हैं ना, आप फर्ज करें एक जुमला या कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता नवाज शरीफ को जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे, या मरियम नवाज को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, या जरदारी को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, उसके अपने केस के दौरान जो एक मजबूत फैक्ट बन जाता या उसका फायदा हो रहा होता, तो पाकिस्तान में इनकी जमातों ने जमीन आसमान एक कर देना था, जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। इनसे सवाल कोई होना था, इन्होंने जवाब ये देना था। इन्होंने हर जगह पे, हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना था, इंटरनेशनली, नेशनली, हर जगह पे इन्होंने इस इशू पे बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इसको अल्लाह ताला की आप मदद कहेंगे ना, कि मुकदमात बनाने वालों में इतना तकब्बुर था और वो इतने अपनी ताकत में बदमस्त थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मुकदमा बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए और ऐसे फारग मुकदमात बनाए और ऐसे गवाह और मुद्दई खड़े किए कि सारा मामला ही फारग हो गया। आज 9 मई का बयानिया जबरदस्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर आवाज उठाने को तैयारी नहीं। और भाई निकलो, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, इस पे बात करो। उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर कैसे बनवाना है, पता नहीं किधर से उनको ऑर्डर आ गया कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर बनाना है, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। लीडर जेल में सड़ रहा है, उसकी बुरी हालत कर दी है, उसकी बहन बता रही है, बाकी लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को लगातार विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का वायरल हो रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर मुझसे सलूक किया जा रहा है, जहां मुझे रखा हुआ है, जो मेरे साथ ये कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और ये करके हासिल क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अजीब बात। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे बोलना चाहिए था बतौर अपोजिशन जमात। जितनी बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिली थी वो सुरखरू हो गया था इस मामले में, लेकिन बोले नहीं इस पे। अब दूसरी तरफ जनाब, जो लोग इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं ना, वो क्या समझते हैं कि इससे वो इमरान खान को गिरा लेंगे या कमजोर कर लेंगे। वो इमरान खान कहता है जी मैं नहीं झुकता, और ये बार बार कहा जब तक मेरे में खून बाकी है या आखिरी कतरा भी है मैं इनसे लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं झुकूंगा, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। जेल से रोजाना ये स्टेटमेंट देता है। एस्टेब्लिशमेंट के निसाब में ये जुल्म, जबर, फस्तायत सारा कुछ था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऐसा आदमी भी आके टक्कर दे सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को वाकई पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले। ऐसा लीडर उन्हें नहीं मिलेगा, ये उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। जो उसने करके रख दिया वो तो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस लीडर को कुछ हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें याद रखेंगी जो उनके साथ इस मुल्क में होगा। लोग कहते हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यानी लोग कह रहे हैं कि जी उनका एक प्लान बन गया है और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली है, अब वो 3 साल के बजाय 5 साल गुजारेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी एक एक्सटेंशन का और भी प्लान है, हो सकता है वो 10 साल गुजारें। मैं कहता हूं 20 साल आसिम मुनीर साहब गुजार लें, और ये जो जबरदस्ती जाली हुकूमत बनाई हुई है इसको भी 20 साल गुजार लें। ये सारे मिलकर फिर भी इमरान खान साहब के टखनों तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सारे कुर्सियों पे बैठे हुए बोने बन के इमरान खान के सामने रहेंगे। उसकी वजह यह है उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। और ये आज तक बेनजीर भुट्टो की, फातिमा जिन्ना की और जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र से डरते रहे हैं। ये उसका मुकाबला नहीं कर सके तो इनका मुकाबला तो अब इमरान खान के साथ है। वो बड़ा दलेर आदमी है जो सामने आकर खड़ा हो गया और कौम उसके साथ बड़े भरपूर अंदाज में खड़ी हो गई है। ऐसा हमने इससे पहले देखा नहीं था। इमरान खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी है और एक इस्तकामत भी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त कोई बर्बाद कर सकता है तो वो इमरान खान साहब की अपनी जात है। वो खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा कर लें तो कर लें, वरना ये सारे रल के भी जोर लगा लें और 20 साल जोर लगा लें, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ना ये इमरान खान को तारीख में से मिटा सकते हैं, ना ये इमरान खान को बदनाम कर सकते हैं, ना उसका चेहरा मसक कर सकते हैं, क्योंकि 3 नस्लें उसे जानती हैं और आने वाली नस्ल उसे पहचानती है। लोगों को पता है कि ये कौन आदमी है जो जेल के अंदर है। आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाए ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, प्रेप के, 1, 2, 3 के, वहां ऊंची आवाज में आप पूछे ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो आपको वहीं खड़े खड़े बता देंगे कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा था कि वो इनकी नसों में दौड़ता है खून बन के, और मामला ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पॉपुलैरिटी का कोई मैच नहीं है, ये उसका मुकाबला कर नहीं सकते, उसके करिश्मा का सामना ही नहीं कर सकते। जिस दिन वो बाहर आएगा ये मुल्क उसका होगा।
बेशुमार डिक्टेटर आए थे, गए, और भी आए और चले जाएं, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने रेजिलियंस शो की है। पाकिस्तान का कोई एक डिक्टेटर ऐसी सजा नहीं काट सकता जैसी सजा इमरान खान ने काटी है। इससे आधी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसी तकलीफ इमरान खान ने बर्दाश्त की है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे उसी तरह इज्जत भी दी है। जो जितना रेजिलियंट है, जितना जिसका अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला उसे उतनी इज्जत और ताकत देता चला जा रहा है। नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ बहुत सख्त ज्यादती हो रही है, बहुत सख्त, और लगातार हो रही है। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था और अस्पताल के अंदर इसलिए दाखिल करवाया गया, उनका सांस रुक रहा था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी, मल्टीपल इश्यूज थे उनके, और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत तकलीफ में है। कई दफ़ा रात के वक्त उनका सांस रुक जाता है। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हमारी बिजली बंद कर दी जाती है, उससे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। उन्हें अस्पताल दाखिल करना पड़ा इमरजेंसी में, लेकिन फिर उन्हें जबरदस्ती डिस्चार्ज भी करवा दिया गया अस्पताल से। ये हबस वाले महीने हैं और एक खातून को बड़ी सख्त अजियत और तकलीफ दी जा रही है जिनकी उम्र 70 साल से जायद है। हम बार बार खबरदार कर रहे हैं, पाकिस्तानी बार बार खबरदार कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बार बार कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर जबर और जुल्म हो रहा है। जो उमर चीमा के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है। महमूद रशीद साहब को मैंने खुद देखा, वो चल नहीं पा रहे थे, वो बीमार थे, लेकिन वो ये कहते हैं मुझे अपने आप को मजबूत साबित करना है। एजाज चौधरी साहब, उनका जो है वो बाकायदा ऑपरेशन हुआ, किन हालात से वो गुजर रहे हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। तो इन लोगों को जितनी तकलीफ